गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं हिस्ट्री 10th क्लास की हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर का नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद। उसके फर्स्ट टॉपिक मैंने पढ़ा दिया था और सेकेंड टॉपिक आज पढ़ा रहा हूँ फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की जो प्रथम झलक हमें 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उससे मिलती है, जिसमें हम क्या देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन हुए, जिसमें प्रभु सत्ता जो है राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। जैसे कि मैंने बताया था किस तरीके से वहाँ के लोग नाराज हो गए थे, किस तरीके से वहाँ अफवाह फैली थी कि राजा ने आदेश दे दिया है कि निर्दोष नागरिकों पर गोली चलाने की, किस तरीके से वास्तविक के लोग ढाया गया। लेकिन मैं देखता हूँ कि जब ये सत्ता नागरिकों को हस्तांतरित हुई तो क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। पहले राजतंत्र चलता था, आप लोग को पता है कि लुई 16, लुई 14 सबका शासन चलता था, बुर्बो राजवंश का शासन चलता था। लेकिन अब क्या हुआ, जब उनको फांसी पे लटका दिया गया और जुलाई 1700 ये जो क्रांति हुई 14 जुलाई 1789 को, उस क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, वे ही फ्रांस के भाग विधाता बनेंगे। अब देश किस तरह से चलेगा इसका निर्णय कोई राजा नहीं करेगा, बल्कि वहाँ के जो नागरिक हैं वो करेंगे। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा उठाए गए कुछ ऐसे कदम हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन कदमों को आप ठीक से समझ लें। किसी देश को राष्ट्र बनने में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रमुखता से भूमिका निभाती है, उन चीजों को आप देखें। फ्रांसीसी लोगों के सामूहिक पहचान के लिए पितृभूमि, नागरिक जैसे विचारों को प्रमुखता दी। जैसे कि हम लोग अपने भारतवर्ष को ही एक माता का रूप देते हैं और भारत माता कहते हैं, उसी तरह से फ्रांसीसी लोगों ने अपने देश को एक पितृभूमि माना। जिस तरह हम लोग नागरिक कहते हैं, स्वतंत्र देश के रहने वाले को अपने आपको नागरिक कहते हैं, उसी तरह उन्होंने जो आम जनता थी उसको नागरिक कहा, जिसे फ्रांसीसी में ली सिटोयन कहते हैं, जैसे विचारों को प्रमुखता दी। पुराने राजतंत्र के झंडे को हटाकर नए फ्रांसीसी झंडा तिरंगा को चुना गया। जो राष्ट्र ध्वज था राजतंत्र के समय में, उस झंडे को हटा दिया गया और उसकी जगह जो है सो फ्रांसीसी झंडा तिरंगा को चुना गया। जब राजतंत्र था तो उस समय में स्टेट जनरल सबसे प्रमुख होते थे, लेकिन क्रांति के बाद उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, जिसका चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किया जाने लगा। यानी देश के वो नागरिक जो सक्रिय थे उनके द्वारा चुनाव होने लगा। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। पहले क्या था, फ्रांस में 11 जगह चुंगी कर चुकाया जाता था। इससे किसी वस्तु की कीमतें क्या होती थी, बहुत बढ़ जाती थी। लोगों को व्यापार में भारी नुकसान होता था। एक चीज और देखते हैं कि किसी चीज की तौल और नाप एक समान नहीं होते थे। एक जगह से दूसरे जगह जाने पर भार में कमी होती थी या भार बढ़ जाता था, या कपड़े की लंबाई कहीं ज्यादा हो जाती थी तो कहीं कम हो जाता था। इसलिए ये एक समान भार और नापने की विधि अपनाई गई। इससे व्यापार को काफी फायदा हुआ। लोग ने इस चीज को समझा तो लोगों ने भी इसकी बहुत प्रशंसा की। क्षेत्रीय भाषाओं को हतोत्साहित किया गया। किसी भी देश में अगर बहुत तरह की भाषाएं बोली जाए तो देश में एक क्षेत्रवाद फैलता है। क्षेत्रवाद को खत्म करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को हतोत्साहित किया गया, यानी उस भाषाओं को दबाने की कोशिश की गई और वहां की मुख्य भाषा, देश की भाषा फ्रेंच को घोषित की गई। नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। पहले ये था कि देश में जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 वर्ग में बटा हुआ था। एक वर्ग तो वो था जो पादरी वर्ग था, जो चर्च के प्रधान होते थे। दूसरे कुलीन वर्ग, जिसे हम राजा कहते हैं। तीसरे वे लोग थे जिसमें किसान थे, बड़े व्यापारी थे, छोटे व्यापारी थे, उसमें भूमिहीन किसान लोग थे। बड़े वर्ग, उसमें पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को किसी तरह का कर नहीं देना पड़ता था, लेकिन तीसरे वर्ग को देना पड़ता था। एक ही तरह के अपराध के लिए किसी को कड़ी सजा मिलती थी, किसी को बस ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। तो नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए।